हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को याद हो तो आपको हमेशा से बोला गया है कि आपको 1 to 20 एलिमेंट्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कवर करना है, प्लस हमें बेसिक जो पुराने चैप्टर की थियरीज थी वो तो साथ में याद रखनी है। जैसे इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा हम क्या करेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, फिर न्यूट्रॉन के डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। देन आफ्टर जो चैप्टर के तीन मेन मॉडल है, एक तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देन आफ्टर रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एंड नील बोर्स एटॉमिक मॉडल। अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये तीन इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं, तो ये अपने को खास ध्यान देके करना है। एंड देन आफ्टर बेसिक चीजें जो हम चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ते हुए आए हैं, कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वैलेंसीज एंड लास्ट कॉन्सेप्ट विल बी आइसोटॉप एंड आइसोबार। इतना हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर पढ़ना रहेगा। सी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। तो डाल्टन की एटॉमिक थियरी के बारे में जब आप बात करते हो तो डाल्टन्स एटॉमिक थियरी इज अबाउट 1808। ठीक है, इस टाइम के आसपास की हम बात कर रहे हैं, जहां पे डाल्टन ने सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है, हमने जब इलेक्ट्रॉन्स वगैरह फाइंड आउट किए या प्रोटॉन वगैरह फाइंड आउट किए वो तो काफी टाइम के बाद फाइंड आउट किए गए, लेकिन सबसे पहला अगर कोई साइंटिस्ट था जिसने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए थे एटम के, तो वो डाल्टन एटॉमिक थियरी में ही आपको पता चला था। ठीक है। क्यों? क्योंकि डाल्टन ने कुछ ऐसी चीजें बताई थी जो हमें एक बेस बनाने में हेल्प करता है। अब डाल्टन ने हमें क्या क्या कहा था अगर आपको याद हो, तो डाल्टन की एटॉमिक थियरी में आपको ऐसा बोला गया था कि कोई भी जो एटम होता है, कोई भी जो एटम होता है वो इंडिविजिबल होता है ना, कि जैसे एक एटम है तो आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते। बाद में हमें जाके पता चला कि भाई इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, बट डाल्टन के टाइम तक ऐसा कुछ हमें पता था नहीं। ओके। यही वो साइंटिस्ट है जिसने बोला था कि अगर तुम्हारे पास कोई मैटर है, ठीक है, अगर कोई मैटर है तो वो बहुत टाइनी, छोटे 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 पार्टिकल्स का एक कॉम्पोजिशन होगा। तो बेसिकली Dalton's atomic theory describes the matter as composed of individual atoms and forming on the basis of modern theory। तो ये सबसे पहला साइंटिस्ट है जिसने मैटर के बारे में कुछ आइडिया दिया। वो अलग बात है कि इसके कुछ पॉस्टुलेट आगे जाके रॉन्ग प्रूफ हो जाते हैं, लेकिन अभी के लिए वो अपना लुकआउट नहीं है। ठीक है। सो हमें ये याद रखना है व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट डाल्टन, क्योंकि उसकी जो अटोमिक, जो उसने मॉडल प्रपोज किया था वो आज की मॉडर्न केमिस्ट्री का बेस है। और आगे जाके फिर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन चीजों के बारे में पता करते हैं। ओके, चलो। ओके, नाउ द फर्स्ट साइंटिस्ट विच इज नोन, हु इज नोन एज जेजे थॉमसन। जेजे थॉमसन को हम दो चीजों के लिए जानते हैं। एक तो अगर तुमने टेक्स्ट बुक ध्यान से पढ़ी है तो यू नो कि ये वही साइंटिस्ट है जिसने अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था। और ही इज ऑल्सो नोन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को भी फाइंड आउट करने का क्रेडिट आप इसको दे सकते हो, जेजे थॉमसन को। ओके। अब इसने किया कैसे, इसने क्या किया, इसका जो एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट को हम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट वही एक्सपेरिमेंट जिसके थ्रू आप क्या फाइंड आउट करते हो, इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है। तो कैथोड रे में आपको ये डायग्राम जो आप देख रहे हो, कुछ ऐसी एक ट्यूब दिखेगी, टॉर्च जैसी। इट इज लाइक अ टॉर्च। ठीक है। और इस ट्यूब के अंदर हम क्या क्रिएट कर देंगे, वैक्यूम। तो बेसिकली इट इज अ वैक्यूम ट्यूब, और जहां पे हमने एनोड और कैथोड का क्या किया है, एक सेटअप लगाया हुआ है। ओके। वैक्यूम ट्यूब है जिसके अंदर एनोड और कैथोड का सेटअप लगाया है। जैसे ही इसमें से हाई वोल्टेज का जैसे ही इसमें से हाई वोल्टेज का करंट पास करते हैं, तो यू नो कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ चार्जेस, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्लो करना स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव चार्जेस क्या करते हैं, फ्लो करना स्टार्ट करते हैं। और वो कहाँ से कहाँ जाते हैं, मान लो ये तुम्हारी पॉजिटिव प्लेट है और यहाँ से नेगेटिव चार्ज निकले, तो वो नेगेटिव चार्ज किस तरफ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, मतलब पॉजिटिव वाली प्लेट की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब यहां से जो पार्टिकल निकला ना, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज था, तो दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू से कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का यूज करके जेजे थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को भी डिस्कवर करके आपको दे दिया। ठीक है। एंड क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर दिया, तो ही ऑल्सो प्रूव दैट कि एटम्स आर डिविजिबल एंड कंटेन्स सब एटॉमिक पार्टिकल। तो ये जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है, इसके थ्रू जेजे थॉमसन ने ये बता दिया कि भाई देखो, कोई भी जो एटम है ना, कोई भी जो एटम भी है, वो भी छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का एक फॉर्मेशन है।
तो दैट्स व्हाई वी यूज टू से कि इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने का क्रेडिट किसको जाएगा, जे थॉमसन को। ओके, नाउ वी नो समथिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है और कितना उसका मास होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का चार्ज होगा, और एक इलेक्ट्रॉन का जब तुम मास निकालोगे तो इट इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, इतना एक इलेक्ट्रॉन का मास होगा। ये उसका चार्ज है, ये उसका मास है। इलेक्ट्रॉन्स को सिंबल में हम कैसे दिखाएंगे, ई के ऊपर एक माइनस का चार्ज, ठीक है। और जनरली इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी स्मॉल, इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी स्मॉल, किसके कंपेयर में, आप प्रोटॉन से कंपेयर कर सकते हो, आप न्यूट्रॉन से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, उससे बहुत छोटा होता है। और दे आर फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। वी नो ना कि जब हम एटम बनाते हैं तो हम इस तरह से दिखाते हैं कि भाई सेंटर में उसका ये न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और यहाँ पे कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो इतनी चीजें हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में याद रखनी। चलो, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन को डिस्कवर करने का क्रेडिट जाता है गोल्डस्टीन को, ठीक है। और गोल्डस्टीन ने ही क्या किया, कैनाल रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको प्रूव किया कि देर इज एन अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल विच इज नोन एज प्रोटॉन, और ये हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन कैसा था, नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज। ओके, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज तो सेम होता है, लेकिन मास देखो, दोनों के मास में बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। सो बस इसमें तुम्हें इतना याद रखना है कि प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, किसने फाइंड आउट किया, गोल्डस्टीन ने फाइंड आउट किया, ओके। और ये उसका मास है और ये उसका चार्ज है। फिर आ जाओ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इसको फाइंड आउट किया चैडविक ने, ठीक है। और चैडविक ने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के बाद, ठीक है, जब अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट रुदरफोर्ड ने किया तो उसके बाद इसने लिथियम बोरोन जैसे एलिमेंट्स के ऊपर अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही इसने क्या डिस्कवर कर लिया, एक न्यूट्रल पार्टिकल जिसका मास प्रोटॉन के इक्वल होगा। यू कैन से इन द टर्म्स ऑफ मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इक्वल। इन द टर्म्स ऑफ चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है। मतलब ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 ये वाला पार्ट है, सेम यही वैल्यू इधर भी है, बस क्या है, -1.6 है, ठीक है। तो चार्ज में ये दोनों सेम है, मास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम। तो ये तीन अलग अलग लोग हैं जिनकी हेल्प से हमने क्या किया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट किया। तो इलेक्ट्रॉन के लिए तुम बोल सकते हो कि जे थॉमसन, ठीक है। प्रोटॉन के लिए तुम बोल सकते हो गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन के लिए तुम बोल सकते हो जेम्स चैडविक। ये तीन अलग अलग लोग हैं जिन्होंने इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हमें फाइंड आउट करके दिए, ठीक है। चलो, अब देख लो यहाँ पे हमने इसको थोड़ा समराइज कर दिया है। चार्ज की बात करूँ तो भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होगा, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होगा, और न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। मास की बात करो तो इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होगा, इवन प्रोटॉन से भी इतना छोटा है। प्रोटॉन का मास जितना होता है उतना ही न्यूट्रॉन का मास होता है। डिस्कवरर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन निकाला, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन के बारे में बताया, और चैडविक ने न्यूट्रॉन के बारे में बताया। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल इज द सिंपलेस्ट मॉडल, ठीक है। इसमें आपको क्या बताया गया था कि पूरा जो एटम होता है ना, एक स्फीयर होता है, पहली चीज, पूरा एटम एक स्फीयर होगा, और ये जो स्फीयर होगा ना, ये कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। पूरा का पूरा एटॉमिक स्फीयर होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, और नेगेटिव चार्जेस इसमें कहीं कहीं पे ऐसे आपको एम्बेडेड दिखेंगे। दो चीजें उसने बोले, एटम इज पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिव चार्जेस एम्बेडेड इन इट। इसको समझाने के लिए ये ऑल्सो टोल्ड कि भाई तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक वाटरमेलन है। वाटरमेलन का ये जो रेड वाला पार्ट देख रहे हो, ये रेड पार्ट इज पॉजिटिव चार्ज, और ये जो बीच में सीड देख रहे हो, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। अगेन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ही ऑल्सो सेज कि इमेजिन तुम्हारे पास एक कुकी है, तो ये जो कुकी का ये वाला पार्ट है, इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, ये सारा ब्राउन वाला पार्ट। और ये जो चॉकलेट्स देख रहे हो या ड्राई फ्रूट जैसा पार्ट देख रहे हो, इट इज नेगेटिवली चार्ज। तो ही सेड ओनली वन थिंग, एटम इज पॉजिटिवली चार्ज, पूरा एटम एक पॉजिटिव चार्जेस का स्फीयर है, और नेगेटिव चार्ज उसमें कहीं कहीं पे आपको क्या मिलेंगे, एम्बेडेड मिलेंगे, जिसकी वजह से, ठीक है, ही ऑल्सो सेड भले इनकी नंबर्स अलग अलग हैं, लेकिन एट द एंड एटम कैसा बिहेव करेगा, न्यूट्रल। एटम बिहेव करेगा कैसा, न्यूट्रल। तो यहाँ पे वही चीज समझाइए कि पॉजिटिव चार्ज रेडिडेबल पार्ट हमने वाटरमेलन समझाया, इलेक्ट्रॉन ब्लैक वाला सीड वाला पार्ट, ठीक है। अल्टरनेटिव में भाई ने कुकी वाला मॉडल भी आपको क्या किया, समझा दिया।
तो जब आप बात करते हो थॉमसन एटॉमिक मॉडल में, तो इसमें ज्यादा कुछ आपको समझना नहीं है, बस इतना ही समझना है, इसे एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज होगा, और एट द एंड मैग्नीट्यूड वाइज पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल होंगे, इसलिए एटम कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। सी, यहाँ पे भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स अलग अलग रेफरेंसेस के थ्रू बताए हैं कि भाई तुम कुकी मॉडल से समझ लो, ये अपन खाते हैं ना चिक्की, इस मॉडल से तुम समझ सकते हो। देन यहाँ पे फ्रूट के मॉडल से तुम समझ सकते हो, ठीक। ओके, अब आ जाते हैं कि अपने को एग्जाम में क्या लिखना है। तो एग्जाम में देखो, सबसे पहले ये चीज जो अपन बार बार बोल रहे हैं ना, एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, जैसा अपन ने डिस्कस किया। नंबर टू, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो एटम होल बिहेव एज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब ये बोल रहा है कि आपका जो नेगेटिव और आपका जो पॉजिटिव है वो इक्वल है, ठीक है, इसलिए मैग्नीट्यूड में ये कैसे बिहेव करेंगे, मतलब ओवरऑल इनका रिजल्ट कैसा आएगा, न्यूट्रल आएगा। है सिंपल। चलो नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ एटॉम हाउ एनी एटम इज न्यूट्रल एज होल। ठीक है, देखो, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आर एम्बेडेड इन पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, ये तो हमको पता चल गया कि भाई उसने ये कहा था कि ये तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, इसमें नेगेटिव चार्जेस क्या हैं, एम्बेडेड है, एंड दीज नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दैट्स व्हाई जब आप किसी एटम की बात करोगे तो वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। यही अपन ने डिस्कस किया। ओके, नाउ नेक्स्ट साइंटिस्ट इज रुदरफोर्ड। रुदरफोर्ड ने ये चेक करने के लिए कि जो आपको थॉमसन बोल रहा है वो सही भी है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए उसने क्या किया, एक ऑब्जर्वेशन किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में जो बेसिक नीड है, आपको चाहिए एक गोल्ड की फॉइल, नंबर वन, आपको चाहिए अल्फा पार्टिकल्स, नंबर टू, और गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस होगी वो कितनी होगी, 1000 एटम्स की। सो यू नीड 1000 एटम थिक गोल्ड की फॉइल। ओके, देन यू नीड अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल कैसे बनाओगे, तो डबली चार्ज हीलियम से, क्योंकि हीलियम जनरली लाइटर गैस होती है ना, तो बहुत फास्ट मूव करती है, तो दैट्स वाई पूरा नाम हम क्या बोलते हैं, फास्ट मूविंग डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल्स, या हीलियम आयन को उसने क्या किया, गोल्ड फॉइल के ऊपर थ्रो किया, टू चेक दैट कि जो थॉमसन बोल रहा है, थॉमसन सेड कि भाई पूरा एटम कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। अब ऑब्वियसली अगर मैं इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज थ्रो करूंगा, है ना, तो वो क्या होगा, रिपेल होगा, ऐसे इस तरफ मेरी तरफ वापस बाउंस बैक करेगा। अगर ये हो गया मतलब थॉमसन का एक्सपेरिमेंट सही है, अगर ये नहीं हुआ मतलब थॉमसन का एक्सपेरिमेंट रॉन्ग है। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए रुदरफोर्ड ने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को डिजाइन किया, जिसको आप गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हो। क्या क्या चाहिए रहेगी इसमें, तुम्हें चाहिए रहेगी गोल्ड फॉइल विच इज 1000 एटम थिक, और डबली चार्ज हेलियम पार्टिकल जिसको आप अल्फा पार्टिकल भी बोलते हो। सी, एक्सपेरिमेंट का सेटअप कुछ ऐसा है, यहाँ पे अपन ने क्या किया, ये अपने गोल्ड के एटम्स दिखा दिए, ये पिंक कलर से ये सारे, ठीक है, और ये सेंटर जो देख रहे हो, ये सेंटर क्या है इसका, न्यूक्लियस है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, जब हम यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स को इसके ऊपर थ्रो कर रहे हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स कैसे हैं, सारे पॉजिटिवली चार्ज है, तो अगर ये स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज हुआ तो सारे अल्फा पार्टिकल इसी तरफ, जिस तरफ से आप रे डाल रहे हो उसी तरफ सब क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होके आ जाएंगे। और अगर ये नेगेटिवली चार्ज हुआ तो क्या होगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस माइंडसेट के हिसाब से उसने क्या किया, जब इसके ऊपर 12,000 रेस का एक सेटअप इसने थ्रो किया, तो ऑब्जर्वेशन इज टोटली डिफरेंट। व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, मेजॉरिटी पार्टिकल क्या हुए, पास हो गए, ठीक है, बहुत सारे के मतलब, इफ यू से कि 100% पार्टिकल है तो 90% पार्टिकल तो क्या हुए, इधर से उधर इस पूरे के पूरे एटम को क्रॉस करके निकल गए। कुछ ऐसे एटम थे जिनका अलग अलग एंगल पे, जैसे ये पार्टिकल जा रहा है, ये रे जा रही है, इसका इस एंगल पे क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हो गया, तो कुछ बीम जो थी वो डिफ्लेक्ट हो गई, मेजॉरिटी तो सीधे निकल गई, कुछ डिफ्लेक्ट हो गई, और कुछ ऐसी भी वेव्स, कुछ ऐसी भी बीम्स थी जो 180 डिग्री पे क्या करती थी, बाउंस बैक करती थी, मतलब जिस पाथ को फॉलो करते हुए वो जा रही है उसी पाथ पे वो क्या कर रही थी, वापस आ रही थी। तो उसको तीन ऑब्जर्वेशन दिखे, मेजॉरिटी लाइट की रे पास हो गई, नंबर वन, नंबर टू, कुछ लाइट की रेज का डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, एंड नंबर थ्री, एक ऐसी रे जो 180 डिग्री पे क्या करती थी, बाउंस बैक करती थी। ओके, ठीक। अब बात ये आती है कि रुदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को किया ही क्यों, व्हाई डिड रुदरफोर्ड सिलेक्टेड द गोल्ड फॉइल, एंड गोल्ड को ही क्यों सिलेक्ट किया, तो उसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा रीजन ये है ना, मेलिबिलिटी ऑफ गोल्ड। गोल्ड जो है ना वो बहुत ज्यादा मैलिएबल है,
ठीक है, दैट्स वाई उसने गोल्ड को चुना, क्योंकि आप उसकी एक बहुत थिन शीट क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही थिन शीट उसकी क्रिएट की जा सकती है। तो बिकॉज ऑफ मैलिबिलिटी ही चूज अ गोल्ड एटम, ओके, फॉर द अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। चलो, अब आ जाते हैं ऑब्जर्वेशन को, थोड़ा हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो सी, एज यू नो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास आउट हो गए। कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो अलग अलग एंगल पे, छोटे छोटे एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। और बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स थे जो 180 डिग्री पे रिबाउंड करते थे। 180 डिग्री पे रिबाउंड करना मतलब अगर ऐसे गया तो वापस इसी पाथ पे आ जाएगा। ये इसके ऑब्जर्वेशन थे। अब इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे उसने कुछ चीजें कंक्लूड की। ओके सी, कंक्लूजन क्या बताता है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। क्यों भाई? क्योंकि पूरा ये एटम है, पूरा यहाँ से यहाँ चला गया ना। तो ये बताता है कि भाई ये स्पेस खाली था तभी उधर जा पाया। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द गोल्ड फॉइल इज एम्प्टी। ठीक है, एटम के अंदर क्या था? एम्प्टी था। दूसरी चीज, क्योंकि जो 180 डिग्री पे रिबाउंड हुआ ना, एक रे जो ऐसी जा रही थी 180 डिग्री पे रिबाउंड हुई, प्लस कुछ रे ऐसी जो इस न्यूक्लियस के आसपास से जा रही थी, उसका अलग अलग एंगल पे डिफ्लेक्शन हो रहा था, विच मींस एटम का जो सेंटर है ना वो कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। आगे जाके उसी को वो न्यूक्लियस नाम देता है। और इसका साइज क्या है? बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा सा न्यूक्लियस है। और पूरे के पूरे एटम का जो मास है ना उसके न्यूक्लियस में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। इतनी चीजें हमें उसके ऑब्जर्वेशन से पता चल चुकी थी। ओके, इफ ही सेड कि भाई देखो बहुत सारा स्पेस खाली था इसलिए मेरा अल्फा पार्टिकल इधर से उधर पास हो गया। दूसरा, जिनका अलग अलग एंगल पे डिफ्लेक्शन हुआ उसका रीजन क्या था? न्यूक्लियस। कि जो न्यूक्लियस के पास से जा रहा है उसके इन्फ्लुएंस की वजह से वो अपना पाथ क्या कर रहा है? चेंज करता जा रहा है। एंड जो 180 डिग्री पे आ रहा है वो सीधा किसको हिट कर रहा है? न्यूक्लियस को। तो इन चीजों से उसने न्यूक्लियस के बारे में भी हमें कुछ आइडिया दिया। फर्स्ट आइडिया इज दैट न्यूक्लियस इज द सेंटर एंड पॉजिटिवली चार्ज। एज यू नो कि न्यूक्लियस सेंटर में होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज है। ये इसके एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ? प्रूफ हो गया। दूसरा, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी डेंस। क्यों डेंस भाई? क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, और बहुत छोटे से एरिया में प्रेजेंट है। दैट्स वाई डेंसिटी इज वेरी हाई। तो वो बहुत ज्यादा क्या है? डेंस है। देन न्यूक्लियस का साइज एटम के कंपेयर में क्या है? बहुत ही छोटा सा है। ये देख रहे हो, ये इतना बड़ा एटम है, इतना बड़ा। और उसका न्यूक्लियस उसके कंपेयर में बहुत छोटा है। तो इतनी चीजें रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से हमें पता चल गई थी। सो रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के ने जो रुदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया, अगर उसको थोड़ा सा समराइज कर लेना, तो ही सेड देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज प्लेस इन द एटम। ठीक है, और सारा का सारा मास उसके अंदर ही है। क्यों है? क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों उसी में होते हैं। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करता है? तो भाई वो रिवॉल्व करता है इन फिक्स ऑर्बिट्स। ठीक है, एंड सेकंड थिंग इज दैट साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू एटम। इतनी चीजें हमें, ये तीन चीजें उसके मॉडल से हमें पता चल गई थी। सी, लेकिन एज यू नो कि हर मॉडल के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, तो दैट्स वाई रुदरफोर्ड के मॉडल में एक ड्रॉबैक है। बिकॉज रुदरफोर्ड से कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है ना, तो वो क्या करेगा? खुद में से एनर्जी रेडिएट करेगा। ठीक है, उसमें से एनर्जी का रेडिएशन होगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये रिवॉल्व करते 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 जाके अपने ही न्यूक्लियस पे कोलैप्स कर जाएगा, विच मीन्स एटम इज हाईली स्टेबल। तो इसके मॉडल में ये प्रॉब्लम थी कि भाई ही सेड कि इलेक्ट्रॉन रेडिएट्स एनर्जी ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन। एंड अगर ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन करेगा ना, तो एटम क्या होगा? हाईली स्टेबल होगा, क्योंकि बार बार इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करके अपने न्यूक्लियस में क्या करेगा? हिट करेगा। ठीक, सेकेंड थिंग इज दैट ये ड्रॉबैक का जो ये जो मेजर ड्रॉबैक है ना, इसके लिए रुदरफोर्ड ने कोई क्लेरिफिकेशन, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि भाई जब तुम बोल रहे हो कि एनर्जी रेडिएट हो रही है तो एटम स्टेबल कैसे है, उसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया। और ये रुदरफोर्ड के मॉडल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक आगे जाके मालूम हमको पड़ता है। ठीक है, अब इसी चीज को आगे जाके एक अगेन नया साइंटिस्ट नील्स बोर, जो इसको क्या करता है? थोड़ा मॉडिफाई करता है। मतलब क्योंकि रुदरफोर्ड की 90% थियरी इज एक्यूरेट, तो उसने ये रेडिएशन वाले पार्ट को थोड़ा सा क्या किया? सही कर दिया। इसने क्या बोला? ही सेड कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो जरूर करता है न्यूक्लियस के आसपास, ठीक है, लेकिन डिस्क्रीट ऑर्बिट में। डिस्क्रीट मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में। और हर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रेडिएट करता है, इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, तो वो किसी भी तरह की एनर्जी का एमिशन नहीं करता।
मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है ना तो वो कोई एनर्जी नहीं रिलीज कर रहा है, इसमें घूम रहा है तो कोई एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा, इसमें घूम रहा है कोई रिलीज नहीं कर रहा। मतलब अलग अलग ऑर्बिट में घूम रहा है, लेकिन एनर्जी को कोई भी इलेक्ट्रॉन रेडिएट नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाता है तब वो जरूर एनर्जी को रिलीज या गेन करता है, ठीक है। रुदरफोर्ड ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन, वो घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है इस तरह से यहाँ पे, और वो इसमें क्या कर रहा है, बहुत सारी एनर्जी को अपने में से रिलीज कर रहा है। वॉट नील बोर से कि नहीं, ऐसा नहीं होता। जब वो अपनी ऑर्बिट में रोटेट कर रहा होता है ना, तब वो किसी तरह की एनर्जी को रेडिएट नहीं करता। इन्हीं ऑर्बिट्स को उसने नाम दिया था डिस्क्रीट ऑर्बिट, और उनके कुछ नाम भी रखे थे लाइक KLMN। ये अलग अलग ऑर्बिट के उसने अलग अलग नाम दिए थे। ही सेड कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिवॉल्व इन फिक्स ऑर्बिट एंड इट डज नॉट रेडिएट एनी काइंड ऑफ एनर्जी। अगेन ही ऑल्सो सेड कि इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी रेडिएट या एमिट कब करता है, पता है? जो मैंने तुम्हें पहले भी बोला कि भाई इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में जाना है, तो अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब्स एनर्जी एंड अगली एनर्जी अगले लेवल ऑफ ऑर्बिट में क्या करता है, एंटर कर जाता है। When jump from higher energy level to lower energy level, it emits energy while absorb energy from jumps from the lower energy level to higher energy level. मतलब एज आई टोल्ड यू कि रिवॉल्व करते टाइम वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता, लेकिन जब इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में आना होगा या फिर इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में जाना होगा या यहाँ से यहाँ आना होगा, तब जरूर एनर्जी को रिलीज या एक्सेप्ट किया जाएगा। सिंपल। ओके, चलो। नाउ चैप्टर का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर एंड हाउ इट वर्क्स। देखो सिंपल टर्म में याद रख लो। एटॉमिक नंबर, जैसे हमारे स्कूल में हमको रोल नंबर दिए जाते थे ना, तो आइडेंटिफाई की एक नंबर इसका है, दो नंबर इसका है, 10 नंबर इसका है, वैसे ही हमारे पास एक बहुत बड़ा सा टेबल है, पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर हर एटम को ना कुछ पोजीशन दी गई है। और वो जो पोजीशन है ना, वो किसके बेस पे दी गई है कि उनके पास कितना प्रोटॉन उनके पास प्रेजेंट है, उसके बेस पे हमने दिए। तो अगर कोई एक नंबर पे आ रहा है ना, इसका मतलब है कि उसके पास एक प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन भी कितना है, एक है। तो यू कैन से एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इज इक्वल्स टू प्रोटॉन नंबर, हमेशा ही होगा, हर केस में होगा। और इलेक्ट्रॉन नंबर के भी बराबर होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ एक इशू है कि वो डोनेट कर दिया जाता है या एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो ये काइंड ऑफ थोड़ा सा चेंज हो सकता है ड्यूरिंग दी बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन प्रोटॉन नंबर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो दैट्स व्हाई वी यूज टू से कि एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इज इक्वल्स टू प्रोटॉन नंबर। तो एटॉमिक नंबर को हम दिखाएंगे किससे, जेड से, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का नंबर 1 है, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5। तो इस तरह से आपको क्या करना है, 1 to 20 एलिमेंट टिल कैल्शियम हमें याद करके रखना है। क्योंकि नंबर पता रहेगा तो हमें प्रोटॉन का नंबर पता रहेगा और उससे इलेक्ट्रॉन नंबर निकाल लेंगे। और प्रोटॉन के नंबर को जब हम आगे जाके देखोगे कि जब हम प्रोटॉन के नंबर को न्यूट्रॉन में ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, मास भी मिल जाता है। ओके, चलो। अब यहाँ पे ये आता है ना कि एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं वैलेंसी या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि नील बोर ने ये तो बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में आता है, लेकिन कौन सी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आता है उसको भी उसने क्या किया था, समझाया था। यहाँ पे बोर ब्यूरी स्कीम के थ्रू, ठीक है, ये एक अलग दूसरा अपने पास साइंटिस्ट है, इन दोनों ने मिलकर हमें क्या किया, एक नया मॉडल दिया कि भाई देखो, नील बोर ने जो कहा है कि हर ऑर्बिट में अलग अलग इलेक्ट्रॉन आएगा, तो कौन सी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा उसके लिए आपको ये फॉर्मूला फॉलो करो। फॉर्मूला सेज इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 2n का स्क्वायर, जहां पे n का मतलब क्या होगा कि आप कौन सी नंबर की ऑर्बिट में हो। अगर ये आपका न्यूक्लियस है और ये उसके अराउंड ऑर्बिट्स है, अगर तुम पहली ऑर्बिट में हो तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, n की जगह पे 1 रखना है, तो आंसर वुड बी 2। अगर तुम ये दूसरी ऑर्बिट में आए तो तुम्हें n की जगह पे क्या करना है, 2 रखना है। अगर तुम तीसरी ऑर्बिट में आए तो n की जगह पे क्या करना है, 3 रखना है। इस तरह से तुम्हें कुछ नंबर्स मिलेंगे, और ये नंबर होंगे ऑर्बिट्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के नंबर। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन्स। अब तो इस तरह से जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का नंबर भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। एंड ये आपका फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। इससे हम पता करेंगे कि कौन सी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रखना है। ओके, चलो। अब जैसे एक एग्जांपल तुम्हें यहाँ पे बताया, कैल्शियम है, द आउटर मोस्ट सेल कांट होल्ड मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, वो फॉर्मूला तो क्लियर हो गया। उसके बाद ये आता है कि जो भी लास्ट सेल होगी, ठीक है, जो भी लास्ट सेल होगी, जैसे पिछले वाले केस में अगर मेरी ये लास्ट सेल थी,
ये लास्ट सेल है। ये लास्ट सेल है मेरी 1 2 3 4 नंबर की, 4 में कितने आने चाहिए? 32। लेकिन लास्ट सेल की कैपेसिटी चाहे जितनी हो, उसमें हम मैक्सिमम कितना रखेंगे? 8। तो आप 8 रख सकते हो या 8 से कम रख सकते हो, 8 से ज्यादा नहीं रखना है। कब नहीं रखना है? जब लास्ट ऑर्बिट में होगे तब। अदरवाइज बाकी ऑर्बिट में जैसे ही उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो? रख सकते हो। सो नाउ सी, यहाँ पे अपने पास एक एग्जाम्पल है कि मैं अगर चाहूँ, मान लो मेरे पास कैल्शियम है, कैल्शियम में टोटल उसका नंबर 20 है, तो इलेक्ट्रॉन भी उसके पास कितने होते हैं? 20। अब फिलिंग करने अगर जा रहे हो, तो पहले में 2 रख दिया क्योंकि मैक्सिमम उतनी होती है, दूसरे में 8 रख दिया क्योंकि मैक्सिमम उतनी होती है, और तीसरे में मैं 10 नहीं रख सकता क्योंकि लास्ट ऑर्बिट बन जाएगी ना। लास्ट में मुझे कितने रखना है? 8 या 8 से कम। अगर मैं यहाँ पे 8 रखता हूँ तो फिर से 2 बचे ना, तो वो 2 कहाँ जाएंगे? इसके बाद वाले ऑर्बिट में। यू नीड अ नेक्स्ट ऑर्बिट। ठीक है। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और आउटर मोस्ट सेल can't hold more than 2 electrons and the cell can't hold more than 8 electrons unless inner cell is filled completely। देखो, रूल सेज कि भाई आप इसको पहले कंप्लीट फिल करो, फिर इसको कंप्लीट फिल करो, और फिर इसको कंप्लीट फिल करो। अगर तुम इसको अनफिल्ड छोड़ के इसमें चले गए ना, तो ये ऑर्बिट स्टेबल नहीं रहेगी। तो ये क्या करेगी? यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अंदर खींचना शुरू करेगी। तो रूल में 3 पॉइंट है। पहला तो आपका 2n²। दूसरा कि आप स्टेप वाइज हर सेल को बढ़ते हुए चलो। एंड तीसरा, लास्ट ऑर्बिट में 8 और लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए। ठीक है। अब थोड़ा सा एक बार वापस समरी देख लो। डाल्टन ने पहले अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया। ठीक है। देन आफ्टर थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो थॉमसन गोल्डस्टीन ने क्या किया? प्रोटॉन डिस्कवर कर दिया। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कर दी। रुदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर करके दे दिया। और बोर मॉडल के थ्रू हमें एटम की स्टेबिलिटी पता चल गई। ठीक है। बोर ब्यूरी मॉडल के थ्रू हमें ये पता चल गया कि कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड देन आफ्टर चैडविक ने न्यूट्रॉन को फाइंड आउट करके एक एटम का जो पूरा कंप्लीट मॉडल है वो बन गया। ठीक है। चलो, अब ये 1 to 20 एलिमेंट है, ये हमें याद होने चाहिए, अपन बार बार क्लास में भी ये डिस्कस करते हैं। और ये इनके कन्फिग्रेशंस हैं कि कौन सी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कब क्या होना चाहिए, वो आपको याद रखना है। ठीक है।